आज हम स्थिर वैद्युति के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युति क्या है? भौतिक विज्ञान क्लास 12 में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्थिर वैद्युति भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुवत व स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये स्थिर वैद्युति कहलाती है। मतलब आवेश जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, एक किसी बिंदु पर होते हैं और कई आवेशों के बीच की क्रियाएं, एक किसी एक आवेश द्वारा लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इन सब के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार चीज़ों को प्रभावित करते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर ये किस प्रकार कार्य करते हैं, ये इसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। स्थिर आवेशों पर, यानी कि जो स्थिर होते हैं, रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स, रुके हुए प्रोटॉन्स, तो इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जो आवेश रुके होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करते हैं। ये आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि आवेश जो होते हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण लगाते ही लगाते हैं, लेकिन आवेश जो होते हैं किसी परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं आवेश को परमाणु पर बनाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उत्तरदायी हैं किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करने के लिए। किस प्रकार से विधि उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये घर्षण विधि है और प्रेरण विधि है। प्रेरण मतलब किसी चार्ज को दूसरे के पास ले आते हैं तो वो भी उसमें भी चार्ज उत्पन्न करते हैं। जैसे कि किसी स्केल पर हम क्या करते हैं, किसी स्केल प्लास्टिक के या फिर कांच की कोई स्केल है उसको रगड़ते हैं बालों की खाल पर या फिर किसी के शर्ट पर या बालों पर, तो और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को उसको चिपका लेते हैं। तो इसे प्रेरण द्वारा करते हैं। मतलब इस पर आवेश थे, उसने कागज़ पर उस आवेश को उत्पन्न किया, उसको आपस में चिपका लिया, तो ये काफ़ी देर तक चिपके रहते हैं, बाद में छूट जाते हैं। तो इनमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दूसरी विधि है घर्षण। हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो वो आवेश उत्पन्न होता है। स्केल को हमने रगड़ा किसी खाल पर, या किसी बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या रेशम कपड़े पर रगड़ते हैं या फिर शर्ट पर रगड़ते हैं, तो उससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। विभिन्न पदार्थों में घर्षण के कारण विद्युतीकरण उत्पन्न होता है। इसी आधार पर वैज्ञानिक फ्रैंकल ने आवेश को दो भागों में विभाजित किया, धनावेश और ऋण आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, तो द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह अदिश भौतिक राशि है। वैद्युत आवेश क्या है, एक तरह की अदिश राशि है। इस डायरेक्शन नहीं होती। वैद्युत जो क्षेत्र है वो एक तरह की अदिश राशि है जिसके कारण वो चुंबकीय वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करती है। तो एक तरह का गुण है जो सभी पदार्थों में पाया जाता है और चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आवेश कहलाता है। आवेश को हम घर्षण के द्वारा और प्रेरण के द्वारा उत्पन्न करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, दो आवेशों में घर्षण करने के पश्चात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है वो ऋणावेशित होता है और जिस वस्तुओं पर न्यूनता पाई जाती है वो धनावेशित माना जाता है। जैसे बिल्ली की खाल पर अगर M0 की क्षण को रखते हैं तो बिल्ली की खाल धनावेशित, M0 की क्षण ऋणावेशित हो जाती है। रेशम कपड़े को कांच की क्षण पर रगड़ते हैं तो रेशम कपड़ा ऋणावेशित और कांच की क्षण क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आवेश के बारे में था एक छोटी सी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। आवेशों को हम कैसे नाप सकते हैं, उसको मापने का क्या तरीका है, तो आवेशों को मापने के लिए बहुत आसान है। इसे क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। किसी नियुक्त निकाय में आवेशों का मान सतत न होकर विविध रूप में होता है। यानी हर पदार्थों में, हर निकाय में आवेश का मान अलग अलग होता है। परमाणुओं में, अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में, हर जगह जो आवेश का जो मान है वो भिन्न प्रकार से होता है। किसी निकाय में आवेश का मान सदैव आवेश के मूल मात्रक का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आवेश का मूल मात्रक जो है वो है E1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है, दोनों का जो आवेश का, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का जो मान है उसको मूल मात्रक कहते हैं। उस पर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉनों की गुणा करें या प्रोटॉनों गुणा करें। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 से गुणा कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दिया, तो आवेश की मात्रा उसे ज्ञात कर सकते हैं। इस मात्रक में यह मात्रक इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन आवेश के बराबर होता है। Q बराबर NE, Q बराबर NE का क्या, Q बराबर प्लस माइनस NE का क्या मतलब है, E तो हो गया पूर्ण, ये तुम्हारा मूल मात्रक, N क्या हो गया पूर्णांक। वो पूर्णांक जो उससे गुणा करते हैं
तो उससे हमको क्या प्राप्त होता है, आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर। जैसे हमारे पास अल्फा कण होता है, तो अल्फा कण में क्या होता है 2He4, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये आता है 3.2। तो आवेश पर अल्फा कण पर कितना होगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हम अल्फा कण पर आवेश निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ कि क्वांटीकरण का सिद्धांत एक और बात कहता है कि क्वांटीकरण का सिद्धांत ये बताता है कि जो आवेश हैं, जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो हम कर रहे हैं वो आधा नहीं हो सकता। मतलब हम कभी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। का मतलब कि हमने जो इलेक्ट्रॉन है हमने आधा काट के दे दिया इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं हो सकता। आधा, 3/2, 4/3 इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को नहीं दे सकते, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन हम 1e, 2e, 3 इस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि हम उसको काट या बांट नहीं सकते, हम 1, 2, 3 पूर्ण संख्याओं के रूप में उसको ज्ञात दे सकते हैं। इस टाइप से इसमें कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि एक छोटे छोटे सवाल है जो यूपी बोर्ड में काफ़ी तरह से पूछे जाते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आवेश की मात्रा क्यों दी गई है, इलेक्ट्रॉन संख्या पूछ रहा है, क्यू बराबर एन लगाएंगे और इसी फॉर्मूले पुटअप करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। किसी वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है या आवेशों का समुदाय है, मतलब खूब सारे छोटे छोटे आवेश है स्थित हैं, मतलब एक आवेश है या कई सारे उसमें आवेश हैं, तो ये हो गया आवेश और उसका हो गया समुदाय। तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को अगर हम लाते हैं तो उस पर आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, दो चीज़ हो सकती है। उसके चार्ज पर निर्भर करता है कि उस पर क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण ही ये तय करेगा तो यह जो एरिया बनता है वो उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार से वैद्युत बल रेखा है, तो किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती डायरेक्शन बता रही हैं, जैसे प्लस में बाहर की ओर, माइनस में भीतर आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। प्लस में वैद्युत क्षेत्र की तरफ बाहर की ओर आती है, माइनस में अंदर की ओर दिखाई देती है, लंबवत होती है पृष्ठ से। आकर्षण के समय घनी दिखाई देती है, प्रतिकर्षण के समय दूर दूर दिखाई देती है। तो ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कल्पना की गई कि वैद्युत बल रेखा किस प्रकार और किस क्षेत्र में होती है। प्लस और माइनस जब आकर्षण होता है तो वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, सदैव प्लस से माइनस की ओर। इन वैद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है, ये रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जैसा पीछे आपने देखा कि धन आवेश से चलती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को इसमें कट नहीं करती हैं। आकर्षण बल लगने पर बल रेखाएं घनी और प्रतिकर्षण बल लगने पर वो क्या होती है, स्पष्ट रूप से दूर दूर हो जाती है। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें कितना ताकत है, कितनी क्षमता है, कितना बल लगाएगा, कितने बल से उसको ढकेलेगा किसी दूसरे आवेश को, तो ये ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस्तेमाल करते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा प्रेक्षण आवेश Q0 के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, E=F/Q0। इसका फॉर्मूला है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र है, जैसे किसी आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, जब किसी अन्य आवेश को इसमें लाया जाता है, किसी वैद्युत आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कुछ लाया जाएगा तो इस पर क्या लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो जो भी लगता है वो बल के रूप में लगता है, चाहे प्रतिकर्षण लगे चाहे आकर्षण लगे, वो बल और उस आवेश की मात्रा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, वह बल और उसकी आवेश की मात्रा का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा के अनुदिश होती है। फिर ई का मात्रक है बल,
का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये सब एसआई है। ऐसे न्यूटन को जूल मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो ये भी एसआई आ जाएगा। जूल कूलम इंटू मीटर, ये भी इसका मात्रक है एसआई में। वोल्ट जूल प्रति कूलम, वोल्ट मीटर वोल्ट प्रति मीटर एसआई मात्रक है, ये भी क्या आ जाएगा इसका जूल प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर सभी मात्रक हैं। पेपर में 1 नंबर में या फिर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। एमकेएस मात्रक न्यूटन की ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एमकेएस मात्रक है। कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड, ये भी एमकेएस मात्रक है। तो न्यूटन और कूलम का जो मान है हम इसमें रख देंगे। जो पहला वाला था इसमें मान रखते हैं तो हमको क्या मिलता है किग्रा मीटर सेकंड, सेकंड की सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाए किग्रा मीटर सेकंड की घात 3। तो ये तुम्हारा पास जो आ गया किग्रा मीटर प्रति एम्पियर इंटू सेकंड की घात 3, ये जो मात्रक आया ये कौन सा हुआ एमकेएस। अब इसकी दिमाग याद कर लेते हैं। तो किलोग्राम के लिए एम कर दिया, मीटर के लिए एल कर दिया, ए के लिए एम्पियर के लिए ए, समय के लिए टी, और इसको एक लाइन में लिख दिया तो इसकी दिमाग याद हो गई। तो इस प्रकार से कुछ संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त में हमने बताया, आपको थोड़ी जानकारी दी है पहले चैप्टर के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में और स्थिर वैद्युति के बारे में। इसको आप रिवीजन करिए और किताबों को और ध्यान से पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को ध्यान से लगाइए। प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो आपको कोई नहीं हो सकता। अगर अभ्यास में कोई कमी मत रखिएगा।